हेलो बच्चों। तो एक चैप्टर अपना पूरा हो चुका है संभव। ठीक है। दूसरा चैप्टर अपन चालू कर रहे हैं, वो है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक। देखिए, सीबीएसई के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी तक फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, लेकिन आरपीएससी के पर्पज से अपन देख रहे हैं तो गाउस का नियम जो है वो दूसरी यूनिट में आ जाता है। ठीक। आज अपन जो टॉपिक चालू करेंगे वो है विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण। विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए एक बार के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखिए, लेट्स सपोज करो कि ये रूम है और इस रूम का ये गेट है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि इस रूम में कितनी हवा आ सकती है, कि कितनी हवा भर जाएगी, कितनी ज़्यादा हवा भर जाएगी। ठीक। तो डिपेंड करता है उसके आयतन के ऊपर, है ना, कि कितना आयतन है उतनी ज़्यादा हवा आएगी। आयतन ज़्यादा होगा तो हवा ज़्यादा आएगी। ठीक है। लेकिन कितनी तेजी से हवा आ सकती है वो कैसे देखें? तो ये समझिए, ये सारा का सारा विद्युत फ्लक्स से लेना देना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस रूम में हवा आ कहाँ से रही है। तो सीधी सी बात है, अगर रूम पूरा का पूरा पैक हो और इसमें सिर्फ एक ही गेट हो, मतलब यही एक गेट हो, ठीक है, तो आएगी हवा कहाँ से? तो इस गेट से आएगी। इस गेट से आएगी तो गेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा हवा उतनी ही ज्यादा प्रवेश कर पाएगी। ठीक है। तो हमने पहला पता चलाया कि वो जो कितनी ज्यादा हवा आने वाली, तो हम बोलेंगे कि गेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी हवा अंदर की ओर आ जाएगी। ठीक है। पहला क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड कर जाती है। दूसरा, हवा कितनी तेजी से अंदर की ओर आ रही है ना, हवा का वेग क्या है। अगर हवा का वेग ज्यादा होगा, चाल ज्यादा होगी, तो हवा जल्दी से अंदर की ओर आ जाएगी। अगर हवा का वेग कम होगा, चाल कम होगा, तो हवा धीरे धीरे भर पाएगी। ठीक है, ये बात ठीक। तीसरा पॉइंट और क्या हो सकता है, तो हम ये देखते हैं कि हवा के वेग की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा क्या है। ऐसा भी तो संभव था कि ये तो क्षेत्रफल तो ऐसा है, ठीक है, और हवा ऐसे आ रही है, यूं एंगल बनाते हुए, ऐसे सीधी नहीं आ रही है, सीधी नहीं आ रही, वो कैसे आ रही है, एक एंगल बनाती हुई यूं आ रही है या फिर यूं आ रही है। ठीक। तो अगर एंगल बना के आएगी तो फिर थोड़ी कम हवा आ पाएगी, लेकिन अगर ऐसे सीधी यूं आ रही है तो फिर ज्यादा हवा आ पाएगी। ठीक है। तो दोनों के कोण के मध्य पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये हमने हवा के रेस्पेक्ट में देखा, किसको? विद्युत फ्लक्स को बच्चों। ठीक है। और वो कितनी ज्यादा हवा उस रूम में आ पा रही थी, कितनी जल्दी आ पा रही थी, तो हमने बोला कि क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है, हवा के वेग पे डिपेंड कर रहा है, और हवा के वेग और क्षेत्रफल की दिशा के मध्य कोण पे डिपेंड कर रहा है। चलो, इस चैप्टर को चालू करने से पहले अपन क्षेत्रफल की दिशा भी समझते हैं। क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? तो बच्चों, अगर ये डस्टर है तो इस डस्टर को अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके का घनाभ है। घनाभ के पास में 6 फलक होते हैं। 6 में से कौन कौन से? 4 फलक तो आपको ऐसा दिख जाएंगे, है ना। ये 4 फलक तो ये हो गए, एक फलक ये हो जाएगा, एक फलक ये हो जाएगा। हर एक फलक की दिशा कैसी होती है? तो हम बोलते हैं उसकी सतह के लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है? सतह के लंबवत। तो ये इसका पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का लंबवत देखूं तो 90 डिग्री का कोण ऐसा बनेगा बच्चों, है ना। इसी तरीके से जाना चाहिए। ठीक। इस सतह, ये इसका, इसकी दिशा क्या होगी? सुपर वाली सतह की दिशा क्या होगी? तो सतह के लंब बाहर की ओर देखोगे, ये बात और ध्यान रखना। ठीक है। अंदर की ओर दिशा नहीं देखी जाती। इस सतह जो आपके सामने दिख रही है इसकी क्या होगी? तो ऐसा होगी। ठीक है। सामने लंबवत और बाहर की ओर। फिर नीचे वाले पृष्ठ की क्या होगी? लंबवत और नीचे की ओर। मेरी तरफ वाले की क्या होगी? लंबवत और इस तरफ होगी। इस वाले की ऐसा होगी और इस वाले की ऐसा होगी। इस तरीके से क्षेत्रफल की दिशा देखी जाती है। ठीक। अब अगर उसी रेस्पेक्ट में मैं विद्युत फ्लक्स को समझता हूं बच्चों, जो हमने उदाहरण उठाया है, उस रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है वो देखा जाए तो बल रेखाओं की संख्या है। ठीक है। बल रेखाएं हमने पढ़ा है, पूरा अच्छा खासा लेक्चर था बल रेखाओं के ऊपर अपने पास में, है ना, आपने वहां पे पढ़ा भी होगा। तो बल रेखाएं क्या करती है? तो हम बोलते हैं बल रेखा के किसी बिंदु पर हम अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वो विद्युत बल रेखाएं थी। तो विद्युत फ्लक्स कैसे लिंक्ड है? तो हम बोलते हैं कि किसी भी सतह से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं। अगर उस सतह से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो वो सतह विद्युत क्षेत्र के अंदर होगा या विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा? सिंपल सा लॉजिक था, विद्युत क्षेत्र के अंदर होगा तभी तो बल रेखा गुजरेंगी। जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां विद्युत बल रेखाएं भी नहीं है। ठीक है। तो हमने इसको डेफिनेशन को और तरीके से लिखा, क्या भाई, कि विद्युत फ्लक्स
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है, या फिर लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब समझिए विद्युत फ्लक्स किस किस राशि पे डिपेंड करता है। तो अभी जैसा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये समझिए कि सबसे पहला इसका अगर मैं केस बना करके लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि हमने बोला कि उस रूम में आने वाली हवा जो है वो निर्भर कर रही थी किसके ऊपर? उस गेट के क्षेत्रफल के ऊपर। ऐसे ही किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है तो कम बल रेखाएं गुजरेंगी। तो हमने बोला कि फ्लक्स वास्तविकता में निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? क्षेत्रफल के ऊपर। ठीक है, फिर दूसरा उसी एग्जाम्पल से लो, कितनी बल रेखाएं जल्दी से प्रवेश कर पाएंगी? तो हम बोलेंगे कि उस एग्जाम्पल के अंदर हमने वेग के ऊपर बोला था कि हवा का वेग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हवा जल्दी से अंदर प्रवेश करेगी। ऐसा कैसा यहाँ पर विद्युत फ्लक्स कैसे देखा जाएगा? तो हम बोलेंगे कि विद्युत फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा जितना विद्युत क्षेत्र होगा। जितना ज्यादा सघन विद्युत क्षेत्र में होगा फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सघन विद्युत क्षेत्र के अंदर ही ज्यादा बल रेखाएं होती है बच्चों, है ना। कम विद्युत क्षेत्र होगा या दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा तो बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। तो हमने बोला कि फ्लक्स जो है वो निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र पर भी, कि विद्युत क्षेत्र अगर प्रबल होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा और अगर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। तीसरा हमने बोला था कि हवा के वेग की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा, दोनों की दिशा के बीच में जो कोण होता है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे दोनों के बीच का कोण वो कोस थीटा आएगा बच्चों, है ना। उस कोण का कौन सा घटक लिया जाएगा? कोस थीटा वाला देखा जाएगा, और इन तीनों को मिलाकर के ही हम फ्लक्स को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज को अगर हमने समझा तो ये वाला फॉर्मेट कुछ ऐसा बना, फाई समानुपाती ई एस कोस थीटा, क्षेत्रफल को ऐसे प्रदर्शित किया गया है। फिर जब हम बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, है ना, चीजों के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करते हुए एक कांस्टेंट k लगा देते हैं ई एस cos थीटा, तो हमें पता चलता है कि उस कांस्टेंट का मान तो 1 था। ठीक, तो फिर फ्लक्स का मान जो है वो क्या आता है? ई एस cos थीटा। ये बात ध्यान में रखना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो आपको अंततः याद रखना है वो क्या है? ई एस cos थीटा है। ठीक, अब इस चीज को समझिए। लेट्स सपोज करो कि ये जो पृष्ठ है वो ऐसा है बच्चों, ये वो पृष्ठ है। ठीक है, ऐसा है सतह मान, है ना, ये वो सतह है और इस सतह से ऐसे ही लंबवत ही बल रेखाएं गुजर रही हैं। मतलब जिस दिशा में सतह देख रही है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों की दिशा क्या है? समान है। ऐसा तो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो ऐसा गुजर रही हैं इस तरीके से। तो हमें ये समझ में आया कि ये जो क्षेत्रफल है ये कहाँ की ओर देख रहा है? ऐसा बाहर की ओर देख रहा होगा। तो हमने बोला कि क्षेत्रफल की दिशा, एस की दिशा भी यही है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है इस केस में। तो थीटा की वैल्यू इस केस में कितना डिग्री है बच्चों? 0 डिग्री, हमें पता चल रहा है। तो इस स्थिति में अगर विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया जाता तो वो लिखा जाता क्या बच्चों? ई
एस कोस 0 और इसका मतलब होता है ई और एस। क्यों? क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये ई एस हो गया। और ये फ्लक्स का अधिकतम मान है बच्चों जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा, वापस से सुन लीजिए, मैं क्षेत्रफल सदिश बोल रहा हूं, जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों ही एक ही दिशा में होते हैं तो फिर उस स्थिति में गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है? अधिकतम होता है। ये बात ध्यान रखिए और ये इस फॉर्मूला पर। ठीक, अब इसका ये भी तो संभव था दोनों के मध्य कुछ कोण भी तो हो सकता है ना? तो उस स्थिति में हम इसे कैसे देख रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं कि बल रेखाएं तो अभी भी ऐसे ही, ये बल रेखाएं, ठीक है, ये बल रेखाएं होगी। और अगर ये क्षेत्रफल कुछ ऐसा होता, यूं ऐसा रखा होता, तो आप गौर करते कि अगर मैं क्षेत्रफल के ऊपर अल्पांश काट लेता हूं, लेट्स सपोज कोई एक अल्पांश है हमारे पास में, पूरा क्षेत्रफल तो ऐसे और उसके अल्पांश की दिशा, अल्पांश होता है ds, ठीक है, तो क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा ऐसा, तल के लंबवत बाहर की ओर लेकर जा रहे, तो ये ds की दिशा है बच्चों, ds की दिशा ऐसी और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी। ठीक है, फिर कैसे काम करें? तो बच्चों ये दिमाग में रह गया है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे ना, तो उनको गुणा कर दो तो हमें क्या प्राप्त होगा? फ्लक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ही तो ये दोनों एक ही दिशा में नहीं है, दोनों के मध्य कुछ ना कुछ कोण है, वो कोण हमने क्या माना? थीटा। इस स्थिति में फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र का वो घटक देखिए जो क्षेत्रफल की दिशा में है या क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का वो घटक क्या होगा? थीटा से कनेक्टेड घटक कौन सा होगा बच्चों? कोस थीटा होगा ना, ऐसा। ठीक, तो इस केस के अंदर फाई क्या आएगा? ई का वो घटक जो क्षेत्रफल की दिशा में, ई कोस थीटा किससे गुणा होना चाहिए? ds से। चूंकि हम छोटे से अल्पांश के लिए देख रहे हैं इसलिए मैं इसको d फाई लिख रहा हूं, फ्लक्स का भी एक छोटा सा भाग। ठीक, ये क्या हो जाएगा? e ds कोस थीटा। अगर संपूर्ण के लिए देखें तो हम बोलेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल हमें पता है s है, इसलिए मैं उसको लिख सकता हूं फाई बराबर e s कोस थीटा। संपूर्ण के लिए इसे ऐसा भी लिखा जा सकता था, समाकलन e ds कोस थीटा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक, अब ये हमें अगर समझ में आ गया, ये फार्मूला हमें समझ में आ गया, तो हम आसानी से फ्लक्स के लिए 2 से 3 चीजों को निर्धारित कर सकते हैं कि हमें क्या क्या पता चल रहा है विद्युत फ्लक्स के बारे में। सबसे पहली चीज, फार्मूले को देखो और ये निश्चित करो कि फ्लक्स सदिश है या फिर अदिश है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है, लेकिन कोस थीटा एक सदिश राशि नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक, लेकिन जब दो सदिश राशियां कोस थीटा के साथ में आती हैं बच्चों, वो कौन से प्रोडक्ट को प्रदर्शित करती हैं? डॉट प्रोडक्ट को। कौन से को बच्चों? डॉट प्रोडक्ट को। तो जब आपको फ्लक्स याद रखना पड़े ना, तो फ्लक्स के लिए जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो, क्या भाई? ई एस कोस थीटा, तो फिर वो वास्तविकता में क्या लिखा जाएगा? ई सदिश डॉट एस सदिश। ऐसा लिख सकते हैं हम फ्लक्स को, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अल्पांश के लिए अगर आप इसको लिखते तो क्या लिखते? डी फाई बराबर क्या लिखते? ई सदिश डॉट ds सदिश, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इस फॉर्मेट को देख रहे हैं, फ्लक्स के इस फॉर्मेट को देख रहे हैं, तो ये आपको फ्लक्स कैसा दिखाई दे रहा है? सदिश दिखाई दे रहा है या अदिश दिखाई दे रहा है? ऐसे तो आपको सदिश दिख रहा होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश राशि ही देता है। ठीक है, दूसरा तरीका आप देखोगे, मैंने देखो फाई के ऊपर सदिश नहीं लगा रखा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र सदिश है, क्षेत्रफल भी सदिश है, लेकिन विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, दूसरा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमें पता है, क्षेत्रफल का भी मात्रक हमें पता है, तो हम आसानी से किसका मात्रक निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे। क्या होगा भाई वो देखो, तो फॉर्मूला आपके पास में है ई डॉट एस या फिर ईडीएस कोस थीटा। ठीक है, तो ई का मात्रक क्या भाई? न्यूटन प्रति कूलम, और ds क्षेत्रफल है बच्चों, मीटर स्क्वायर। कोस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम किसका मात्रक है बच्चों? फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक समझो,
क्या हो सकता है? तो हमने विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखा था क्या बच्चों? वोल्ट प्रति मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। कोस थीटा का कोई मात्रक है नहीं, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या हो गया? वोल्ट मीटर, है ना। तो विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक है वोल्ट मीटर और एक मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दोनों ही ऐसा ही मात्रक है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक, फिर अगर ये आ चुका है तो हम इसकी विमा भी ज्ञात कर लेंगे। क्या होगी भाई विमा? क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की विमा, देखो अब आपको विद्युत क्षेत्र की विमा पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते थे। कैसा? बल में आवेश का भाग लग रहा था ना बच्चों, तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की विमा कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले तो बल की विमा क्या थी? m1 l1 t-2 थी। आवेश की विमा थी क्या? a1 t1। ठीक है, और मीटर स्क्वायर लंबाई है, और लंबाई भी कितनी बार? 2 बार। क्षेत्रफल में l3 होता है ना। तो चलो देखो m1 ऐसा का ऐसा, l1 और l2 कितना हो गया? l3 हो गया है। फिर t-2 और t1 कितना हो गया? t की पावर -3 हो गया है। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? -1 है। ऊपर की तरफ चला जाएगा ना तो घात माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 l3 t-3 a-1। किसकी विमा है? विद्युत फ्लक्स की विमा है। ठीक है, तो अब हमें हमारे दिमाग में क्या रखना है वो समझ लीजिए। सबसे पहला विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, दूसरा विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। फिर नेक्स्ट इसका मात्रक क्या होगा? तो 2 मात्रक हमने लिखे क्या भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट इंटू मीटर। फिर इसकी विमा क्या होगी? m1 l3 t-3 और a-1। ये क्या है? विद्युत फ्लक्स है बच्चों। ठीक है, अब चलिए विद्युत फ्लक्स से संबंधित एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। E सदिश डॉट S सदिश, अल्पांश के लिए देखेंगे तो E सदिश डॉट ds सदिश, या फिर पूरे के लिए आप ऐसा भी देख सकते हो E ds cos थीटा का आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन। तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें इसके लिए, हमारी बुक में कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका कॉन्सेप्ट 11वीं से है, फॉर्मूला 12वीं का यूज करेंगे। कि किसी स्थान से संबंधित या किसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत क्षेत्र जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं मेरे को, लेकिन सदिश रूप में दिया हुआ है और कुछ ऐसा बोल रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसा मान लेते हैं। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल सदिश क्या दे रखा है हमें? ऐसा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसा दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं मीटर स्क्वायर लगा देता हूं और बोल रहा है कि उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, तो हमने बोला फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता था क्या भाई? E सदिश डॉट S सदिश। अब डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं बच्चों? आई कैप के गुणक को आई कैप के गुणक से, प्लस जे कैप के गुणक को जे कैप के गुणक से, प्लस के कैप के गुणक को के कैप के गुणक से गुणा करेंगे और वैल्यू को लिखो। तो यहां पर E डॉट S किया है ना, तो E में आई कैप का गुणक देखो, आई कैप का गुणक क्या है बच्चों? 3, और यहां पर आई कैप का गुणक क्या है? A। इन दोनों को गुणा करो, प्लस जे कैप के ऊपर आते हैं। E में जे कैप का गुणक है 2 और S में जे कैप का गुणक है क्या? 2, और वापस से प्लस लगाया। यहां पर देखो E में के कैप का गुणक है 1 और S में के कैप का गुणक कितना है? गौर करो, ये 1 दिख रहा है या माइनस का 1 दिख रहा है? माइनस का 1 है बच्चों, तो ये माइनस का 1। सॉल्व करो, 3 4 और ये कितना होगा? 1 रुपया माइनस का 1, सिंपल सा था ना, माइनस का 1।
4 में से 1 गया 3 और 3 में 3 को जोड़ोगे कितना 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करा और हमारा आंसर सामने। चलिए अब एक बेसिक टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है। कई बार आप देखोगे कि फ्लक्स प्लस का लिखा गया, कई बार आप देखोगे फ्लक्स माइनस का लिखा गया। ये कैसे पता चले कि फ्लक्स प्लस का है या फिर माइनस का है? तो सिंपल सी लाइन लिखी हुई आती है कि किसी पृष्ठ से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स जो है वो धनात्मक होता है, जबकि किसी पृष्ठ में लंबवत प्रवेश करता हुआ फ्लक्स जो है वो ऋणात्मक होता है। मतलब अगर फ्लक्स प्रवेश कर रहा है तो माइनस का लिखोगे, अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो फिर आप उसे प्लस का लिखोगे। ठीक, अब इसे हमने कैसे समझा कि भाई ये सही है या गलत है? कोई भी कुछ भी लिख देगा ऐसे तो हमने बोला कि इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने लिखा कि फ्लक्स जो है फाई वो होता है ES कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब मैं इसी चीज को लेता हूं। अब समझिएगा इस चीज को कि ये एक हमारे पास में पूरा का पूरा घनाभ है और घनाभ में ऐसा विद्युत बल रेखा यूं आ रही है, इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और यूं विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, तो अब समझिए इस वाले पृष्ठ को गौर करो, ये इस वाले पृष्ठ को, इस वाले पृष्ठ के लिए अगर हम फ्लक्स देखें तो इस वाले पृष्ठ से तो ये बाहर की ओर जा रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ये। ठीक, तो इससे अगर हम देखेंगे फ्लक्स तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है क्योंकि बल रेखा ऐसे जा रही थी, सीधी जा रही थी, और इसका क्षेत्रफल सदिश कहां की ओर देखेगा? तल के लंबवत बाहर की ओर, तो वो भी इस तरफ देखेगा। दोनों की दिशा समान है, विद्युत क्षेत्र बल रेखा ऐसे है तो इसकी दिशा और क्षेत्रफल की दिशा भी ऐसी ही जा रही है, दोनों की दिशा समान है। थीटा का मान कितना लिखोगे उस केस के अंदर? तो हम बोलते हैं कि बाहर निर्गत फ्लक्स जो है उसके लिए ES और थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री दिखती है? 0 डिग्री दिखती है। cos 0 का मान प्लस का होता है बच्चों, प्लस का 1, तो इसका मान कितना होगा? ES। इसलिए निर्गत फ्लक्स को कैसा देखा जाता है बच्चों? धनात्मक देखा जाता है। ठीक है, अब निवेशी फ्लक्स देखो, निवेशी किसमें? इसमें निवेश कर रहा है, ऐसा आ रहा था। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र कैसा? ऐसा, इस तरफ जा रहा है विद्युत क्षेत्र, है ना, इस तरफ, जबकि इसका क्षेत्रफल सदिश कहां की ओर देख रहा है? तल के लंबवत बार की ओर, तल का लंबवत और बार की ओर, ऐसा यू। ठीक है, तो क्षेत्रफल S की दिशा ऐसी और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, दोनों की दिशा विपरीत है। अगर दोनों की दिशा विपरीत है बच्चों तो फिर निवेशी वाले टास्क में हम इसे कैसा देखेंगे? ES और विपरीत के लिए कोण कितना डिग्री लिखा जाता है? 180 डिग्री। कोस 180 का मान माइनस का 1 होता है, इसलिए इसे माइनस का ES लिखा जाता है। कैसा दिख रहा है? ऋणात्मक। तो ध्यान में रखिएगा, निर्गत फ्लक्स को क्या माना जाता है? धनात्मक माना जाता है, और निवेशी फ्लक्स को कैसा माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। और किसी संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर जितने भी पृष्ठ हैं उनसे संबंधित फ्लक्सों का बीज गणितीय योग होना चाहिए। प्लस का है तो प्लस का लिखोगे, माइनस का है तो माइनस का होगा। तो कुल फ्लक्स कितना होगा? निर्गत फ्लक्स प्लस निवेशी फ्लक्स, और जब निवेशी फ्लक्स का मान रखोगे तो वो कैसा लिखोगे? माइनस का लिखोगे। ठीक है, तो ये हो चुका है फ्लक्स। नेक्स्ट है सतत आवेश वितरण। देखो सतत आवेश वितरण जो है वो थ्योरेटिकली थोड़ा कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक भी बहुत ही बढ़िया है बच्चों। देखिए सतत आवेश वितरण क्या है, तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। वहां पर हमने लिखा है कि आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है। इसका मतलब क्या है? किसी वस्तु पर उपस्थित मुक्त आवेश जो है वह आवेश के न्यूनतम मान या इलेक्ट्रॉन के आवेशों के पूर्णगणज के रूप में उपस्थित होता है ना। हमने आवेश को वहां पे क्वांटीकृत माना, विविक्त बंडलों के रूप में वितरित माना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा। लेकिन ये वाली चीज जो है ना क्वांटीकरण बच्चों, एक लिमिटेड या फिर निश्चित आवेश तक ही सीमित है भाई, बहुत कम आवेशों के लिए ही देखा जाएगा। ये किसी के पास में 100 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, 200 है, 300 है, 1000 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास में बच्चों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन हो और वो भी छोटी सी जगह पर हो, फिर क्या करेंगे?
वहां पर आवेश को बच्चों सतत माना जाएगा, उसका वितरण कैसा माना जाएगा, सतत माना जाएगा। और इसका अनुमान हम इसी चीज से लगा सकते हैं बच्चों कि लेट सपोज करो कि आपके पास में कोई तार है, इतना 1 सेंटीमीटर लंबा कोई तार मान लिया, और इस तार के पास में 1 नैनो कूलाम आवेश, कितना आवेश है, 1 नैनो कूलाम आवेश है। अब ये समझना बच्चों, 1 नैनो कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने बिंदु आवेश होंगे, वो समझिए। तो हमने बोला कि 1 कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, तो 1 नैनो कूलाम में कितने होंगे, 1 नैनो कूलाम, नैनो मतलब 10 की घात -9, तो ये होंगे 6.25 गुणा 10 की घात -18 गुणा 10 की घात -9, सॉरी 10 का 18 गुणा 10 की घात -9, कितना हो गया, 6.25 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन या 9 बिंदु आवेश। मतलब 1 सेंटीमीटर में इतने इलेक्ट्रॉन या फिर इतने बिंदु आवेश होंगे। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटा होता है ना इसलिए। तो हम बोल रहे हैं कि इतने आवेश उपस्थित हैं बच्चों, इतनी सी जगह पर इतने सारे आवेश, ठीक है। सोचो आप, इसको मैं लगभग 10 की घात 10 बोल दूं क्या, सोचो इतने सारे आवेश। अब ये इतने सारे आवेश मिलकर के यहाँ पर क्या बना रहे होंगे, विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे लॉजिक चालू करता हूँ, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी आवेश या आवेशों के समूह के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, सोचो कैसे करेंगे। तो समस्त बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पर कितने बिंदु आवेश हैं, 6.25 गुणा 10 की घात 9 बिंदु आवेश हैं। तो मैं कितनी बार विद्युत क्षेत्र निकालूंगा, यहाँ पर इतनी बार तो विद्युत क्षेत्र निकालूंगा, उनका सदिश योग करूंगा, तब जाके मेरे को यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलने वाला है। दिमाग लगाओ, इतनी बार करते करते हमारा दिमाग ही शिथिल हो जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन सही हो, इसकी गणना शायद हम 100% ना कर पाए। मेरे बात को समझ रहे हो, इतनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सदिश योग करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे विद्युत क्षेत्र निकलने वाला है। ये एक ह्यूमन पैटर्न नहीं है जिससे हम आसानी से काम कर पाए, ठीक है। ये तो कोई मतलब सुपर कंप्यूटर ही होगा जो ऐसा काम कर पाएगा, वही कर पाएंगे भी, ठीक। तो हमने इसका एक लॉजिक निकाला कि जब इतना सारा आवेश इतनी सी जगह पर है, तो इसको विविक्त क्यों मान रहे हो, इसको क्या मान लो, सतत मान लो। सतत मानने पर कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है, ठीक है। तो हमने उस गणना को सरलतम दृष्टिकोण से करने के लिए आवेशों का वितरण क्या मान लिया, सतत मान लिया। जब एक छोटी सी जगह पर ही बहुत परिमाण में आवेश उपस्थित हो जाता है ना, तो फिर आवेशों का वितरण विविक्त न मान करके या क्वांटीकृत न मान करके कैसा माना जाता है, सतत माना जाता है, ठीक है। चलिए, आप सतत आवेश वितरण के अंदर 3 प्रकार का वितरण हम पढ़ेंगे, और मैं जल्दी जल्दी से समझा देता हूं क्योंकि बहुत सिंपल सा पार्ट है वो। सबसे पहला है रेखीय आवेश वितरण। कौन सा, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कौन सा है, देखिए नाम से पता चल रहा है आवेश कहां पर उपस्थित होना चाहिए, रेखा पर उपस्थित होना चाहिए। रेखा मतलब एक तार मान लो, आवेश कहां पर स्थित है, एक तार पर स्थित है, जिसकी त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम है। वापस से सुनो, जिसकी त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो हमने बोला कि रेखा के ऊपर स्थित है। अब समझिए कि ये रेखा मान ली, और इस रेखा की लंबाई कितनी है, एल है, और इसको हमने आवेश दिया, मतलब चालक तार है, चालक तार की लंबाई एल है, और उस एल लंबाई पर कितना आवेश दिया गया, क्यू आवेश दिया गया। तो जब किसी तार पर या किसी रेखीय चालक पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित होता है, तो वह वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। अब रेखीय आवेश घनत्व निकालते हैं, वो कैसे निकाला जाएगा। तो हमने बोला कि अगर L लंबाई पर Q आवेश है, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश Q बटा L होगा, और चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश ही रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। वापस से समझ लीजिए, यदि किसी चालक की संपूर्ण लंबाई पर आवेश समान रूप से वितरित है,
तो उस चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश ही रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे प्रदर्शित किया जाता है किससे बच्चों? लैम्डा से। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास में? Q डिवाइडेड बाय L। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी संभव है क्या, कि अगर L लंबाई के पास में Q आवेश है तो इसका छोटा सा भाग काटो dl, dl के पास में कितना आवेश होगा? dq आवेश होगा। तो फिर कैसे काम होगा? तो हमने बोला कि यदि dl लंबाई पर उपस्थित आवेश dq है तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश कितना होगा? dq डिवाइडेड बाय dl। ये भी क्या है बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व ही है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व का अगर आप फॉर्मूला देख रहे हैं तो Q डिवाइडेड बाय L का पैटर्न ही चल रहा है, अल्पांश के लिए dq डिवाइडेड बाय dl हो जाएगा। ठीक, इसका मात्रक क्या बन रहा है इस फॉर्मूला से? क्या भाई? Q बाई L, Q आवेश, कूलाम लंबाई, मीटर, कूलाम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। तो फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व का क्या फॉर्मूला है बच्चों? Q डिवाइडेड बाय L है, मात्रक क्या है? कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में बच्चों पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे प्रदर्शित करेंगे, मतलब अगर इसका घनत्व देखा जाएगा तो उसको प्रदर्शित करेंगे सिग्मा से। ये क्या होगा? तो पृष्ठ के ऊपर आवेश दे रहा है ना। लेट्स सपोज करो हमारे पास में एक पन्ना है ना, कॉपी में पन्ने होते हैं बहुत सारे, तो एक पन्ना मान लो जिसकी मोटाई जो है वो नगण्य हो। ठीक है, और उस पन्ने को क्या दे दिया गया है? आवेश दे दिया गया है। आवेश दोगे तो सारा आवेश कहाँ जाएगा? पन्ने की सतह पर चला जाएगा, उसके पास में आयतन तो था ही नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज करो कोई चालक है ना, इसको अगर मैं चालक मानता तो अगर चालक को आवेश देते तो भी वो कहां पर जाता? उसकी सतह पर जाता, अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो अगर किसी चालक को आवेश दिया जाए या फिर किसी पन्ने जैसी चीज को आवेश दिया जाए जिसके पास में आयतन नहीं है, ठीक, तो वो आवेश जो है उसकी सतह पर चला जाता है। ठीक है, और यदि किसी वस्तु की सतह पर आवेश समान रूप से वितरित है तो फिर वह आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को निकालना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे मानेंगे? तो हमने बोला कि यदि S क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना है? Q है, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश ही क्या होगा बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। वापस से, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश ही क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। फिर फॉर्मूला देखो, ऊपर आवेश आ रहा है, नीचे क्षेत्रफल आ रहा है, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? देखो पृष्ठीय आवेश वितरण में एग्जांपल समझ लो, चालक की सतह पर जो हम काम करेंगे वो पृष्ठीय आवेश वितरण से होगा। ठीक है, या फिर किसी पन्ने को भी अगर आप आवेश दोगे, है ना, पृष्ठ को भी आवेश दोगे तो भी वो किससे होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण से ही होगा, क्योंकि वहां पर आवेश जो है वो आयतन में नहीं जा पाता, वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल पर ही रह जाता है। और जहां पर आवेश क्षेत्रफल पर रह जाए वहां पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व को पढ़ेंगे। फिर अगर अल्पांश के लिए देखोगे तो इसी फॉर्मूले को क्या लिखोगे? dq डिवाइडेड बाय ds लिख दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? इसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों हम रो से। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो इस बार देखो नाम से पता चल रहा है आवेश कहाँ जाने वाला है? आयतन में। अब कौन सी वस्तुओं के आयतन में चला जाता है आवेश? अगर वस्तु कुचालक है, अगर वस्तु कुचालक है, ठोस है बच्चों, तो उसे अगर आप आवेश देंगे तो वो आवेश उसके आयतन में भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर अपन माने रबर की गेंद होती है ना, जो रबर एक कुचालक है, और रबर की गेंद को अगर आप आवेश दोगे तो उसके अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन लोहे की गेंद होगी तो लोहे की गेंद में अंदर नहीं जाएगा, उसकी सतह पर ही रहेगा आवेश। ठीक है, तो अगर आवेश जो है वो ऐसी चीज को दिया जाए जो कुचालक है तो फिर वो आवेश उसके आयतन में भी समान रूप से चला जाता है।
ठीक है। और उस स्थिति में हम किसको पढ़ते हैं, आयतन आवेश वितरण को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, आयतन आवेश वितरण को। और आयतन आवेश घनत्व को किस निर्देशित करेंगे, रो से। तो हमने बोला कि जब किसी वस्तु को आवेश देने पर वह आवेश उसके आयतन में यदि समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो यह वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है। अब आयतन आवेश वितरण का फॉर्मूला कैसे बोलेंगे, तो हमने बोला कि यदि V आयतन उपस्थित आवेश कितना है, Q है, तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश कितना होगा, आयतन आवेश घनत्व के तुल्य होगा। ये आयतन आवेश घनत्व है बच्चों, Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है। अब यहाँ पर वो गोला होता तो आयतन का फॉर्मूला होता 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर अगर वो बेलन होता तो होता आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी वस्तु को दिया गया है, लेकिन वो कुछ अलग होगी तो निश्चित है कि वो आयतन में जाने वाला है आवेश। ठीक है। तो इस तरीके से ये पता चला। अगर अल्पांश के लिए देखते तो ये आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, dq डिवाइडेड बाय dv हो जाता। ठीक है। फिर इसका मात्रक अगर आप देखोगे तो मात्रक क्या आएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। आवेश का कूलाम आयतन का मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक है, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक है, मतलब रो का मात्रक है। तो 3 फॉर्मूला हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। लैम्डा का फॉर्मूला रेखीय आवेश घनत्व Q/L, फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा Q/S। ये ध्यान में रखो, क्षेत्रफल को मैं S से प्रदर्शित कर रहा हूं, ये भी संभव है जो आप किताब पढ़ रहे होंगे उसमें क्षेत्रफल A से होगा। ठीक है। तो यहाँ पर Q/A भी लिखा हो सकता है। फिर आयतन आवेश घनत्व के अंदर फॉर्मूला रो का है, रो बराबर में क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय V होगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से आज का पॉइंट आपको पता चल गया होगा। हमने विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण को क्या किया है, डिस्कस किया है। कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं अपन बच्चों, गाउस का नियम। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना। हैव अ नाइस डे।